हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट 2025 के पेपर का लेवल क्या होगा, क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, कितना पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ सकता है, इसका आइडिया हम लगा सकते हैं जेईई मेन 2025 के एग्जाम से। क्योंकि जेईई मेन और नीट दोनों ही एग्जाम एनटीए द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, दोनों ही 12th लेवल के एग्जाम है, तो दोनों में 19-20 का फर्क होने वाला है। इसलिए अगर हम जेईई मेन 2025 के पेपर्स का एनालिसिस करते हुए नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें आपकी हेल्प करने के लिए बीवाइज क्लासेस के नए यूट्यूब चैनल बीवाइज नीट पे लगातार मैं आपके लिए जेईई मेन 2025 के पेपर्स का एनालिसिस कर रहा हूं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और साथ में आपको यह भी बता रहा हूं कि जेईई मेन 2025 के ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो नीट 2025 में एज इट इज कॉपी हो सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बच्चों को इन वीडियो से बेनिफिट मिल रहा होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ये नोट कर लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आप उनको नोट भी करते होंगे और नोट करेंगे तो डेफिनेटली रिवाइज भी करेंगे और रिवाइज करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको नीट 2025 के रिजल्ट में दिख जाएगा। ठीक, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है आपका जेईई मेन 2025 का 23 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का पेपर, यानी ये फोर्थ शिफ्ट वाला पेपर आ गया। अब सबसे पहले हमेशा हम क्या करते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं। अगर एनालिसिस की बात की जाए, अभी तक 4 शिफ्ट हुई है और इन 4 शिफ्ट में जो सबसे टफ शिफ्ट थी वो थी सेकंड, उससे आसान थी थर्ड और फर्स्ट वाली तो काफी आसान थी। ठीक, फर्स्ट वाली तो एकदम ये कहते हैं ना बेहद आसान शिफ्ट, मतलब जितने क्वेश्चन मुझे मिले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए तो उसमें आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछे हैं। इवन नीट एग्जाम से भी इजी क्वेश्चन पूछे, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज कॉपी किए गए थे। तो 1 शिफ्ट अभी तक काफी आसान रही है और यहाँ पे मैं बोलूंगा जो 4th शिफ्ट है वो इन दोनों से तो आसान है, लेकिन फर्स्ट के इक्विवेलेंट आप इसको बोल सकते हो। ये फर्स्ट से आसान तो नहीं है, इक्विवेलेंट है या हल्का सा 19-20 का फर्क, यानी थोड़ा सा टफ मान सकते हैं। तो ये अभी तक का हमारे जेईई मेन के पेपर्स का ओवरऑल एनालिसिस है कि सेकंड शिफ्ट सबसे टफ रही है जेईई मेन 2025 में, सेकंड शिफ्ट सबसे टफ, उससे इजी थर्ड और फोर्थ और फर्स्ट शिफ्ट का लेवल जो है लगभग इक्विवेलेंट रहा है। आगे की शिफ्ट में क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, बट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका फोर्थ शिफ्ट का पेपर। और पेपर में अभी तक आपने जितना एनालिसिस देखा है तो देखो भाई, एनालिसिस से हमें यही सीखने को मिलता है, एनटीए अगर जेईई मेंस में आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो डेफिनेटली आपका नीट 2025 का एग्जाम भी एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाले, आप ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे और इस स्ट्रेटजी के साथ आप आराम से केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब हम एनालिसिस करेंगे जेईई मेन 2025 के 4th शिफ्ट के पेपर का। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज। देखो ग्रुप 14 एलिमेंट यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है। तो ये हो गया आपका पी ब्लॉक का क्वेश्चन, और पी ब्लॉक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की टेबल में जो डेटा गिवन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार आप खुद से ट्राई करें इसका आंसर क्या आना चाहिए, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो नीट 2025 में आ सकता है और आप क्या मिस्टेक कर सकते हो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। उम्मीद है सबने ट्राई कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा, पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बन का। फिर इसके बाद जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। आई थिंक आपने यही ऑर्डर किया होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये आपका रॉन्ग है, इसमें आपको -1 मिलेगा। -1 क्यों मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल में अगर आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन फैमिली के डेटा चेक करेंगे तो वहां आप पाएंगे जो टिन का मेल्टिंग पॉइंट है वो 505 है, जबकि आपका लेड का कितना है, 600 है। तो लेड क्या है आपका टिन से आगे आ जाएगा। तो क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा कार्बन का, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम जर्मेनियम, उससे कम लेड और सबसे कम टिन। तो इसको आपको अलग से नोट कर लेना है, और नोट करते टाइम आप क्या करना, जैसे मैं नोट्स में लिखवाता ना आपको, जो एक्सेप्शन है या जो पॉइंट याद करने वाला है उसको अलग से हाईलाइट कर दो। ये पूरा ऑर्डर लिख दिया आपने, डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेड टिन से आगे आएगा, इसको पहले ही हाईलाइट करके लिख दो ताकि जब रिवाइज करे सबसे पहले ध्यान जाए आपका लेड पे, और लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टिन से आगे आ जाता है। थोड़ा सा यहां अंडरलाइन कर दो।
तो ये फायदा होता है अपने नोट्स को स्मार्टली लिखने का। तो लिख लो, ये नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, कहीं ना कहीं इसको नोट कर लो, क्योंकि एज इट इज आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कर लेंगे भाई। फिर इसके बाद देखो, अब जैसे ये नोट्स हम बनाते हैं, ये नोट्स अगर ऐसे बनाएंगे ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट नोट्स। इससे आपको जल्दी याद रहेंगे। जैसे आपने क्लास में भी देखा होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं मैं आपको येलो पेन से लिखवाता हूं, या जो स्टार पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिवाइज करने चाहिए, उनको हम स्टार की बजाय DR लिखते हैं, क्योंकि ये 2 लेटर ऐसे हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा प्रेम है। फिर अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो नीट 2025 में आ सकता है, उसके आगे हम डॉक्टर और अपना नेम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा डॉक्टर सुनील नैन। अगर मान लीजिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरे डॉक्टर बनने का ड्रीम है, तो मुझे इन 3 वर्ड से सबसे ज्यादा प्यार होगा कि नहीं होगा। और जब जैसे ये 3 वर्ड मुझे दिखेंगे तो पूरे पेज पे सबसे पहले ध्यान इस पे जाएगा, और इसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उस पर भी नजर चली जाएगी, तो इनडायरेक्टली वो आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा तो याद हो जाएगा, याद होगा तो एग्जाम में आएगा, और एग्जाम में आएगा तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। तो ऐसे मैंने आपको PDF नोट्स जो प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप अच्छे से जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक, इतना करके चले जाओगे, आपके 180 आउट ऑफ 180 का पेपर इसी में से आएगा। और कोई बच्चा ऐसा है जिसकी अभी भी केमिस्ट्री वीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बीवाइज क्लासेस का जो रैंक बूस्टर कोर्स है, सिर्फ इसको फॉलो करके चले जाओ। रैंक बूस्टर कोर्स में मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके, बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक पढ़ाया है। एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, या एनसीईआरटी की ऐसी लाइन जहां से असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीट, जेईई मेंस और इवन IIT एडवांस के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके नीट 2025 में एज इट इज आ सकते हैं, वो सारे रैंक बूस्टर कोर्स में कवर किए गए हैं। और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है, जिसमें आप मिस्टेक कर सकते हो, वो मैंने येलो से लिख रखा है, उसके आगे डॉक्टर या डॉक्टर आपका नेम लिख रखा है। तो ऐसे स्मार्टली आपके बहुत अच्छे नोट्स इसमें बनाए गए हैं। अगर ये कोर्स आप अच्छे से फॉलो कर लोगे, आराम से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हो। और रैंक बूस्टर कोर्स करने के साथ अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, स्कोर बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो साथ में केयर टेस्ट सीरीज कर देना। ठीक, ये दो अगर आप लास्ट टाइम पे 2 कोर्स करेंगे और अच्छे से इसको फॉलो करके जाएंगे, तो आराम से 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे। ठीक है ना भाई। तो अब देखो कैसे ज्वाइन करना है। बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, कोर्सेज में जाओ, रैंक बूस्टर कोर्स और केयर टेस्ट सीरीज पे क्लिक करो, और ज्वाइन करने से पहले बीवाइज 50 प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। देखो मैं तो आपकी पूरी मदद करूंगा, जेईई मेंस के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के थ्रू, या अदर इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करके, कोर्सेज के थ्रू, केमिस्ट्री के केयर टेस्ट के मेजर टेस्ट के थ्रू आपको पूरा रिवीजन कराऊंगा। बस आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम नीट में अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अपने मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी लाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन pH ऑफ वाटर व्हेन इट इज हीटेड। देखो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो क्या होगा, वाटर का डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। और अगर वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, ज्यादा H+ आयंस बनेंगे और OH- आयन भी ज्यादा बनेंगे। इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ने से pH घटती है, और OH की कंसंट्रेशन बढ़ने से POH घटती है। एक्चुअल में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाटर जो है, उसकी pH होती है 7 और POH भी होती है 7। लेकिन अगर इसी को आप 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो इसकी pH हो जाएगी 6 और POH हो जाती है कितनी, 6। यानी वाटर अभी भी न्यूट्रल है। क्योंकि देखो अगर वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा तो जितने H+ आयन बनेंगे उतने ही OH- आयन बनेंगे। तो H+ आयन और OH- आयन सेम होंगे तो वाटर तो न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ H+ आयन और OH- आयन बढ़ने से pH भी घट जाता है और POH भी घट जाता है। ये मैंने ऐसा आपको नोट्स में करवा रखा है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। आप चाहें तो वहां जाके चेक कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पता है, तो इसका आंसर डिक्रीज आ जाएगा। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, तो pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है वाटर को हीट करने से। नेक्स्ट, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन एंड बीटा प्लेटेड प्रोटीन बिलोंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। भाई आपको पता है ये तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते कि नहीं आते, जो आप अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उनसे जो बीटा प्लेटेड शीट्स बनती है, ये हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ी है। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और वैसे ही बायो के स्टूडेंट आप तो कर ही सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे अलॉयज लिखी है और यहाँ पे मेटल्स लिखी है। सबसे पहला लिखा है ब्रोंज। ब्रोंज किसकी अलॉय है भाई साहब बता दो, ये है आपकी कॉपर एंड जिंक की अलॉय।
कॉपर एंड टिन की एलॉय है। फिर नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील हमारी होती है आयरन की, क्रोमियम की और निकिल की। यूके गोल्ड कॉइन, इसमें 3-4 मेटल होती है, जैसे कॉपर है, जिंक है, एजी है और शायद निकिल भी होता है। ये देखो निकिल भी है, एजी हो गया, ठीक, कॉपर है, जिंक है और निकिल, ठीक। और ब्रास में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका कॉपर एंड जिंक। कौन सा आंसर मैच किया, ए मैच कर रहा है किसके साथ, सेकंड के साथ, और बी मैच किया है आपका फर्स्ट के साथ, और सी मैच किया है आपका फोर्थ के साथ, और डी मैच किया है आपका थर्ड के साथ। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, आंसर इज ए, ये आ जाएगा, ठीक। कर लेंगे भाई। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो आप क्या पढ़ते हो भाई, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर जीरो, सॉरी रिएक्टेंट की पावर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो आर इक्वल टू के, यानी रेट क्या है, कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा। यहां पे अगर मैं रेट लिखूं, यहां कंसंट्रेशन लिखूं, तो ये ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कौन सा आंसर आ रहा है, पहले वाला आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5th का, ए आ गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, बाई यूजिंग डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। भाई देखो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी डेल्टा एच, इसने ये फॉर्मूला दे दिया आपको, ठीक, और बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या आना चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो आना चाहिए। तो जहां पे डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अब इसमें देखो, ये डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है और डेल्टा एच भी ग्रेटर देन जीरो है, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आगे लगा नेगेटिव, और फिर ये आएगा पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, ये दोनों है तो पॉजिटिव, लेकिन मान लीजिए ये छोटा पॉजिटिव हो जाए 2 और ये हो जाए 10, तो 2 - 10 - 8 आ जाएगा ना। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर टी डेल्टा एच से मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। नेक्स्ट में देखो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, अब ये बोल रहा है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच है, तो इसमें क्या है, ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, और ये क्या बोल रहा है, डेल्टा एच नेगेटिव। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव के आगे नेगेटिव आएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ये क्या बता रहा है, ये हमेशा ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसमें ये कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। तो इनकरेक्ट कौन हो गया, स्पॉन्टेनिटी के लिए बी वाला। बाकी इसमें चेक कर लो, डेल्टा जी लेस देन जीरो है, डेल्टा एच लेस देन जीरो है, और डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव के आगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये तो ऑलवेज क्या आ जाएगा, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस आ जाएगा हर टेम्परेचर पे। और ये क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, फोर्थ ऑप्शन। तो इसमें क्या है, ये नेगेटिव है और ये बोल रहा है कि ये भी नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, बट मान लीजिए मैग्नीट्यूड इसका 20 आ रहा है और इसका 5 आ रहा है, ठीक, टेम्परेचर कम होने से। तो -20 - 5 -20 - तो ये कितना आ जाएगा, -15, यानी इस केस में भी नेगेटिव हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो एक ही केस ऐसा है जिसमें ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, वो बी वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए पार्टिकुलर सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज n²। बिल्कुल सही है, कोई भी सेल है, अगर सेल की बात करें उसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स। अगर मैं मैक्सिमम ऑर्बिटल की बात करोगे, ये आएगा आपका n²। जैसे अगर हम बात करें पहली सेल जो है उसमें एक ही सब सेल होती है 1s, और 1s में कितने ऑर्बिटल, 1। सेकंड में 2s और 2p होती है, 2s का 1, 2p के 3, तो कितने हो गए 4। तो मैं इसका 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट थर्ड में 3s, 3p, 3d, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 5, कितने हो गए 9। तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ऐसे ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो nth सेल में क्या हो जाएगा, n² ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे तो 2n² होते हैं, ये भी रिवाइज कर लो, ठीक। तो ये सबको याद होगा आई थिंक, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1 तो सही हो गई। फॉर डी सब सेल द नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस लाइज बिटवीन -1 to +1 नहीं है, ये -L2 + L है। ये टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है ना, ये -L2 + L आया था, बिल्कुल सही है। क्या होता है भाई, -L से लेके +L तक तो आती है m की जो वैल्यू जाएगी। जैसे हम यहाँ पे d के लिए लिखें तो d के लिए l होता है 2, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2, ये आ जाएगी। तो बिल्कुल सही है, यहाँ -L से +L तक होती है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, तो आंसर ए आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा,
नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला 8th वाला क्वेश्चन। ये आसान क्वेश्चन है, सीधा आपका ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन है। अब इसको देखो, ओजोनोलिसिस में क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ दो ऐसे और ये बॉन्ड भी ऐसे तोड़ दो। अब बनाओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहां पे ये डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, यहां भी डबल बॉन्ड आएगा, सी डबल बॉन्ड हो, और फिर ये जो है यहां पे भी सी डबल बॉन्ड हो आएगा, और यहां से ये वाला जो है ये एक ही कार्बन, ये CHO आएगा। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है। पहले में तो फिर आगे बॉन्ड बनाना भूल गए, ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें देखो ये कीटो, फिर आगे का CH2 CO CH3 सही है, ये CHO यही सही है, सेकंड आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन तो नीट में नहीं आता, खैर अगर आ भी गया तो आराम से कर लोगे। अब आप और कौन सा आ सकता था आपके इनमें से, अगर देखें ये 6th क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, 5th भी इंपॉर्टेंट है, ये तो सारे क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है, 8th भी है, ठीक, 9th, ये तो सारे क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर C4H8O। इसमें क्या है, C4H8O दे दिया। तो देखो अगर आप कीटोन बनाओगे, इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन आइसोमर बनाने, तो कीटोन तो दोस्त एक ही बनेगा, चाहे आप इसको इधर CO बनाओ चाहे इस कार्बन बनाओ, एक ही बात है। एक तो ये हो गया एल्डिहाइड। देखो एल्डिहाइड अगर हम बनाना चाहे भाई, एक तो सिंपल बन गया आपका ब्यूटेनल। अब ये वाली जो चेन है इसको आप छोटा कर सकते हो, कैसे, ये ऐसे करके, ये ऐसे छोटा कर सकते हो। ठीक, तो कितने बने टोटल, 3 बने, इसके अलावा और ज्यादा नहीं बन सकते, और कोई चेंज आप नहीं कर सकते। तो 2 एल्डिहाइड बने, 1 कीटोन, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, कर लेंगे चेक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन हैज D4 कॉन्फिगरेशन। D4 कॉन्फिगरेशन बताना किसका है। देखो यहाँ पे Fe किस में आएगा आपका, FeO4 2- लिख दिया इसने, तो इसका मतलब ये Fe हो गया +6 में। और आयरन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 3D6 4s2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये गए और 4 यहां से गए, तो ये Fe +6 में कितना आ जाएगा, Fe अगर +6 में होगा तो 3D2 कॉन्फिगरेशन आएगा। वही ये Mn है, यहाँ पे Mn आपका Mn का होता है 3D5 4s1, Mn +3 में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये चला गया, 2 यहां से चले जाएंगे, तो ये कितना आएगा, सॉरी यहाँ 4s2 होता है, 3D5 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले गए। ठीक, तो कितना बच गया, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना +3 में लेके जाने के लिए, 1 यहां से चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3D4 4s0, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आ गया। ठीक, ये क्या है, ये आपका Fe+3 है, Fe+3 में 3D6 4s2 होता है, तो 3D5 4s0 बच जाएगा। ये क्या है, निकिल +2 में है, तो निकिल में क्या होता है 3D8, क्या होगा 3D8 या 3D9। यहाँ पे अगर हम देखें निकिल होता है आपका 28, तो ये हो जाएगा 3D8 4s2। ठीक, तो इसमें से कितना 2 निकाल दो, तो ये 3D8 बच गया। ठीक, तो आंसर कौन सा आ रहा है, P आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, इसमें डेटा भी आएगा E0 का सभी मेटल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे डेटा गिवन नहीं है, ये क्वेश्चन आगे रिपीटेड है, तो लास्ट में आपको मैं करवा दूंगा, एक बार इसको यहाँ पे स्किप कर दो। नेक्स्ट आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। व्हेन ए नॉन, यहाँ पे नॉन सॉल्यूट लिख रखा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएगा। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट A is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solvent decrease by 10 mmHg, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.2। ये बोल रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन बनाया है आपने, जिसमें हमने कौन सा सॉल्यूट डाला है A, तो इसका जो वेपर प्रेशर है दैट डिक्रीज बाय 10 mm of Hg, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, x से इसने दे दिया कितना 0.2। ठीक, फिर बोल रहा है इफ सेकंड सॉल्यूट B इज एडेड टू द सेम सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में आपने B डाल दिया, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20 mmHg, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूट इन द फाइनल सॉल्यूशन। अब ये जो फाइनल सॉल्यूशन जो आया है, तो इसमें फिर आपको फाइनली क्या बताना है, B का मोल फ्रैक्शन बताना है। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको चेंज इन वेपर प्रेशर दे रखा है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, और हम क्या जानते हैं भाई, डेल्टा P अपॉन P0 RLVP इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो अगर हम ओनली पहले सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट केस की बात करें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा। तो डेल्टा P कितना है 10, और ये है P0, और इज इक्वल टू x से कितना है 0.2, तो P0 विल बी इक्वल टू 10/0.2। इसको सोल्व करोगे तो 100/2 यानी 50 आ गया। तो ये आपका क्या है, ये P0 आया है। ये किसका है, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आया है। ठीक, अब सुनना ध्यान से क्या किया इसने, अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन था
जिसमें ए था और ए के साथ साथ इसमें अब इसने बी और कर दिया, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल रहा है कितना हो गया 20 mm ऑफ Hg से डिक्रीज हो गया, यानी डेल्टा पी कितना आ गया 20 आ गया। ठीक, फिर अब यहां पे अब आपको ये बताना कि बी का मोल फ्रैक्शन कितना है। भाई हमें ए का मोल फ्रैक्शन तो पता है, लेकिन सोलवेंट के मोल्स और ए के मोल्स नहीं पता, तो हम ये बोल सकते हैं ना ए का मोल फ्रैक्शन अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट कितना रहा होगा 0.8 रहा होगा। तो सिंपली हम एक बात मान सकते हैं, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना है 0.2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कितना है ये मान लो आप 0.8 है। एक बार ये मान के हम काम करते हैं, ये मान के अगर काम करें तो यहां पे क्या होगा, पी नोट आपके पास सोलवेंट का है ही, प्योर का कितना है 50। तो अब डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आएगा, और यहाँ पे ए भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है और बी भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो मोल फ्रैक्शन आप लेंगे ये क्या आएगा, ए और बी के मोल ऐड करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, ऐसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक, क्यों, क्योंकि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो क्या होती है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे। तो यहाँ पे आपके सॉल्यूट के टोटल कितने मोल्स है उस पे डिपेंड करेगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो अब वैल्यू पुट करो, ये कितना है 20 डिवाइड बाई पी नोट कितना है, ये दे रखा है 50 आपको, 20/50 इज इक्वल टू ए के मोल्स हमने 0.2 मान लिए हैं और बी के काम करो, बी के कितने मान लो, x मान लेता हूं। ठीक, तो और डिवाइड बाय क्या करूंगा, इसके 0.2 है, ये x है, और ये कितना है सोलवेंट के 0.8 है। कोई डाउट नहीं है, ये हो जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा यहाँ पे 0.4 इज इक्वल टू, और ये 0.4 इक्वल टू आप लिख सकते हो 0.2 प्लस x डिवाइड बाई 1 प्लस x, यहां से x सोल्व करो, ये आएगा आपका उधर गया 0.4 प्लस 0.4x इज इक्वल टू 0.2 प्लस x। तो x को सोल्व कर लो, यहां से x अगर आप सोल्व करोगे कितना आएगा, ये 0.6 हो गया, इधर 0.2 हो जाएगा, 0.2 इज इक्वल टू 0.6x, यानी x इक्वल टू 1/3 आ गया। x इक्वल टू 1/3 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। लेकिन पूछा क्या है आपसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्यूट पूछा है इन सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछा है। तो मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट आ जाएगा। और ये आपको पता कितना है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कितना 1/3, और A और सोलवेंट के टोटल मोल्स कितना है 1, और इसका B का है 1/3, तो ये ऊपर हो गया 1/3, नीचे हो गया 1/4/3, तो 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ रहा है 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। फिर या तो हमने कोई मिस्टेक की है, मिस्टेक तो अपनी नहीं है क्योंकि हम सीधा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले हैं, फिर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, क्योंकि ये देखो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब हो सकता है हमारे पास पूरा क्वेश्चन ना आया हो, कुछ ना कुछ तो पक्का क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। एक काम कर सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, भाई क्वेश्चन तो ऐसे ही सोल्व होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है, बस इतना डिफरेंस आ सकता है, जैसे ये इफ सेकंड सॉल्यूट इज एडेड टू द सेम सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20। अब टोटल वेपर प्रेशर डिक्रीज 20 से हुआ है या पहले 10 से हो चुका था, उसके अलावा और 20 से हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना, यहां मिसिंग हो और यहाँ पे फर्दर वेपर प्रेशर डिक्रीज भाई ऐसा हो क्वेश्चन में। अगर ऐसे करके देखें, इसको हटा दूं एक बार, वैसा करके देख लेते हैं अगर कोई आंसर मैच करता है, क्योंकि देखो हम तो ना पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्योंकि क्या है क्वेश्चन आपका कहां से आया है भाई, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे अगर ये वर्ड मान लूं, फर्दर दे रखा है, फर्दर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20, तो अब पता क्या करेंगे, जब ए और बी को आपने मिक्स कर दिया, ए और बी को आपने मिक्स कर दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर डेल्टा पी जो आएगा टोटल, तो 10 से तो पहले ही था और 20 अब इसको आप 30 मानोगे, और यहाँ पे पी नोट कितना है 50। फिर वही बात आपका, अब मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है x है, तो अब आप क्या कर दोगे, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर देंगे। अब ये देखो कितना आ रहा है, डेल्टा पी कितना आपका 20 की बजाय 30 लिखोगे, 30/50, और ये कितना है एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना 0.2 माना था ना हमने, अभी कहां गया, गायब कर दिया क्या, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 0.2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा 0.8 मान लेंगे ना,
ठीक, अरे तभी तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू 0.2 आ रहा है। अगर मैं इसको 0.2 मान लूंगा तो ये 0.2 ये 0.8 होना चाहिए। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? टोटल मोल्स 1 मान लिए तभी तो ये मोल फ्रैक्शन ही आएगा जो मोल्स का रेशियो है। ठीक, अब देखो ये 0.2 प्लस एक्स डिवाइड बाई ये कितने होंगे दोनों, ये 1 हो गया, 1 प्लस एक्स, एक्स सोल्व करो अब यहां से, ये किसके इक्वल आएगा, ये 0.6 के इक्वल आ जाएगा। इसको सोल्व करो, 0.6 प्लस 0.6 एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा अब 0.2 प्लस एक्स। तो ये 0.2 इधर आया तो 0.4 है, ये उधर गया तो 0.4 एक्स आएगा। तो यहां कैंसिल कर दो इसको, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी कितने हैं, 1 आ गया। अब एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल कितना, मोल्स ऑफ बी कितना 1, और ए और बी के सोलवेंट के मोल है 1 और बी के मोल सोलवेंट है, बी के मोल्स है 1, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 कहीं आ रहा है, 0.5 तो आ रहा है आंसर में। तो फिर अगर ऐसा माने हम, फर्दर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20, यानी 10 पहले हो चुका और 20 और हो गया, तो टोटल कितना डेल्टा पी आ गया, 30 आ गया, तब जाके इनमें से एक आंसर आ रहा है। या तो ऑप्शन सही नहीं बताए बच्चों ने मेमोरी बेस्ड पेपर में, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही नहीं है। तो हमारे पास तक तो जो स्टेटमेंट पहुंचती है उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व होना चाहिए। ठीक, तो इसमें थोड़ी कमी हो सकती है, फर्दर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज बाय 20। अगर इसका 0.5 आंसर आ रहा है तो यहाँ पे फर्दर वेपर प्रेशर डिक्रीज आना चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, फिनोल एंड अल्कोहल मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, मेल्टिंग जो आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता कि नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट तो होता ही होता है। तो जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो क्या होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, क्या बढ़ जाएगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड, फिनोल एंड अल्कोहल हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ईथर एंड एल्केन्स। ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि फिनोल और ईथर क्या करेंगे भाई, इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। अब ईथर में तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है नहीं, ना ही हेलो एल्केन में है। तो यहाँ पे इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली इनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या लिखा है इसमें, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। लेकिन उससे पहले एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या है भाई, एसीटोन की वाटर के साथ रिएक्शन करा के इसने NaR रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है, और इसी के बेस पे इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो देखो हमें ये समझ में आता है कि NaR रिएक्शन की बात कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट 1, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे रेट दे रखा है इसने ज्यादा, रेट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। देखो आप जानते हैं भाई, जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा कार्बन ग्रुप के कार्बन पे। क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, न्यूक्लियोफाइल पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आकर के इसके ऊपर अटैक करता है। अब ये कितना जल्दी अटैक करेगा, यहाँ पे जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही ये फास्ट अटैक करेगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ NaR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, हम सब जब अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी कम होगी रेट ऑफ NaR उतना ही ज्यादा होगा। ठीक, और इसीलिए आप पढ़ते भी है, अगर NaR की रिएक्टिविटी की बात करें सबसे ज्यादा किसका होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे होते हैं जो कि छोटे छोटे एटम है। फिर उससे कम होता है एल्डिहाइड का, और फिर कीटोन्स का, इनसे कम होता है क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी ड्यू टू एल्काइल ग्रुप। देखो इसमें तो दो हाइड्रोजन एटम में छोटे छोटे, उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस होती नहीं है, इसमें एक एल्काइल ग्रुप, इसमें दो एल्काइल ग्रुप। तो जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ी रेट ऑफ NaR घट जाएगा। दूसरा, रेट ऑफ NaR किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे। तो जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा आपका कार्बन ग्रुप के कार्बन पे, रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, तो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहला स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा कार्बन ग्रुप के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो इसने सही लिखा है स्टेटमेंट 1 में कि HCHO का रेट जो ज्यादा आ रहा है दिस इज ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं, यहाँ पे ये इसने दिया CCl3CHO, इसमें रेट भले इससे कम होता है लेकिन फिर भी इसका अच्छा रेट है,
ड्यू टू माइनस आई ग्रुप ऑफ हैलोजन। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तीन माइनस आई ग्रुप लगेंगे, देखो ये है आपका CCl3CHO, ठीक। अब इसमें क्या है, यहां पे इस तरफ तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है ड्यू टू स्मॉल हाइड्रोजन ग्रुप, लेकिन इधर देखो, इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इजीली रिएक्शन कर जाता है। पता क्यों करता है, क्यों रिएक्शन करता है इसका, ये इसलिए रिएक्शन करेगा, यहाँ पे ये एक माइनस आई ये लगा, एक माइनस आई ये लगा, ये माइनस आई लगा, तो ये तीनों माइनस आई ग्रुप मिलके यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण ये इजीली रिएक्शन दे देगा। तो यहाँ पे ये सही स्टेटमेंट है, ये माइनस आई ग्रुप के कारण रिएक्शन देता है। और यहाँ पे बात ये की गई है कि जो रिएक्टिविटी है ना फॉर्मेल्डिहाइड की वाटर के साथ, उसके रेट, और यहाँ पे ये आपका CCl3CHO का वाटर के साथ रेट, तो CCl3CHO इजीली वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप ऑफ 3 क्लोरीन एटम्स, ठीक। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी तुक्के वाला क्वेश्चन नहीं है। एग्जामिनर आपकी नॉलेज चेक करना चाहता है, पहले वो आपको दे रहा है कि जैसे यहाँ पे वाटर का जब हम एडिशन करते हैं तो NaR रिएक्शन होगी कार्बन ग्रुप में, तो NaR में HCHO का रेट ज्यादा होता है, क्यों होता है, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और CCl3CHO ज्यादा क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग माइनस आई हैलोजन एटम्स, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये प्योर NCERT का क्वेश्चन है, NCERT में है, ठीक। और NCERT में तो भाई नीट 2025 में एज इट इज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025 लिख सकते हो। देखो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएगी, किसके साथ कराएगी, NaOH के साथ कराएगी एट 623 केल्विन एंड 300 ATM। आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है, ये कंडीशन भी याद रखनी है, क्योंकि जेईई मेन से एक बार कंडीशन पूछ चुका है। तो क्लोरोबेंजीन वैसे इजीली NaOH के साथ NSR रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन देगा, और यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका फिनोल। ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, और कितना टेम्परेचर 623 केल्विन, कितना प्रेशर 300 ATM, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब फिनोल बनेगा तो NaOH की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, और इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। तो पहले NaOH की रिएक्शन कराएंगे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, साथ में इसमें ना H+ डाल देते हैं बाद में, तो वापिस ये सोल्ट से क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाता है। तो यहाँ पे लिख नहीं रखा, इसमें लिखा होना चाहिए था H+, ठीक। तो ये बन गया आपका ए क्या बना, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन कराएगी Na2Cr2O7 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, B बना है H2SO4 की प्रेजेंस में। याद करो NCERT की रिएक्शन है, क्या बनेगा, ये बनता कि नहीं बनता, बेंजोक्विनोन आपका, बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। कौन सा आंसर आ जाएगा, ये B बन गया, ठीक, B बन गया। आंसर कौन सा आएगा बताओ, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन नहीं, टोलिन भी नहीं बन रहा, फिनोल नहीं बन रहा, फिनोल तो ए में बना है, बी पूछा आपसे, बी इज फाइंड बी, तो 1,4 बेंजोक्विनोन, 1,4 बेंजोक्विनोन, ये आंसर आ जाएगा बी आपका फोर्थ वाला, ठीक। वो 1,4 बेंजोक्विनोन है, कर लेंगे याद, इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, आ सकता है। ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई गई किसके साथ, NaOH के साथ एट 623 केल्विन एंड 300 ATM। तो आपको पता है यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन जो है ये इजीली NSR नहीं देता, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में NSR देगा, तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। तो यहाँ पे फिनोक्साइड सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है बेस की वजह से, फिर थोड़ा सा इसमें H+ भी डालना होता है, तो फिर फिनोल बन जाता है ए। और फिनोल की रिएक्शन जब Na2Cr2O7 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये किस में बन जाएगा, बदल जाएगा, बेंजोक्विनोन में बन जाएगा, है ना, बेंजोक्विनोन में बदल जाएगा। तो ये बन गया आपका बी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1,4 बेंजोक्विनोन, ठीक। ये तो याद करना ही करना है। इसके साथ साथ ये कंडीशन भी जरूर याद रखना इस रिएक्शन के लिए। इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, जब आप क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, ड्रास्टिक कंडीशन होती है 623 केल्विन एंड 300 ATM। ये एक बार ऑलरेडी जेईई मेंस में आ चुका है, नीट में अभी तक नहीं आया, एज इट इज आ सकता है, कर लेंगे। तो ये फायदा है बीवाइज क्लासेस के नए चैनल पे, आपके जो जेईई मेन के क्वेश्चंस है उनके वीडियो सॉल्यूशन देखने का, क्योंकि उनमें से भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको रिवाइज भी करा दूं और साथ में ये भी बता दूं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, ए कंपाउंड X कंज्यूम 2 मोल ऑफ H2 एंड
2 मोल ऑफ H2 एंड व्हेन X हीटेड विद KMnO4H+ गिव्स, ये बन रहा है एसीटोन एसिटिक एसिड, और ये आपका बन गया जिसमें COOH ग्रुप भी और साथ में CO ग्रुप भी है। तो बताओ कंपाउंड क्या था, कंपाउंड नहीं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन XR, ये पूछा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये रियल में जेईई मेंस का क्वेश्चन, जेईई मेंस में इस लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए। और लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछ लेता उनसे क्या ही होगा भाई, जेईई मेंस के बच्चों का, वो तो वैसे ही फास्ट सोल्व कर देते हैं, ठीक। लेकिन नीट के लिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया ये, नीट के लिए अगर आपको तैयार करना है, बट आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, उसने बोला पहले तो ना 2 मोल ऑफ H2 कंज्यूम करेगा जब आप उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो 2 मोल ऑफ H2, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड आ गए, पहला पॉइंट। फिर बोल रहा है कि X को हीट किया गया KMnO4H+ के साथ, तो ये प्रोडक्ट बने। अच्छा, आपको एक बात का पता है, अगर मान लीजिए कहीं पे डबल बॉन्ड है और उसकी रिएक्शन कराते हैं O3Zn के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, अगर ये रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए ये था आपका, ठीक, या ऐसा था, ऐसा मान लो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CHO, फॉर एग्जाम्पल CH3 है यहाँ पे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हो, तो सिंपल ओजोनोलिसिस करते हो आप, ये बनाते हो, क्या बनाते हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाएगा। यहाँ पे ये कीटोन बन जाएगा एसीटोन, और साथ में क्या बन जाता है, ये एसिड एल्डिहाइड बन जाता है। ये सबको आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और रिडक्टिव की बजाय यहाँ पे जिंक हटा दे, जिंक की प्रेजेंस में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, O3 की रिएक्शन H2O2 के साथ कराई जाए तो इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, कीटोन तो एज इट इज लिखा जाता है, लेकिन एल्डिहाइड जो है आपका वो एसिड बन जाता है, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है वो CO2 और वाटर बन जाता है। ये मैंने आपको क्लास में याद भी कराया था। तो देखो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनाते, कीटोन तो एज इट इज बन जाता, लेकिन ये जो एल्डिहाइड बन रहा है ना, इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट लिखेंगे क्या, एसिड लिख देंगे। समझ आ गया, ऐसे करते हैं ना। और ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी लगाया है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का, सेम प्रोडक्ट आपके बनते हैं KMnO4H+ के, किसके, KMnO4H+ के। बोलो कोई डाउट है क्या? तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं और KMnO4H+ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको यहां से रिमाइंड कराया है, अब आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अब बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा भाई। सबसे पहले प्रोडक्ट लिखो, क्या क्या लिखा, क्या क्या बनाया उसने। देखो एक तो प्रोडक्ट उसने ये बनाया है CH3 ये एसीटोन, और ये वाला बनाया है उसने कुछ ऐसा, ये COCH3, ठीक, CH2 COOH, और एक उसने बनाया है CH3 COOH। अब मैं आपको बताऊं प्रोडक्ट क्या रहा होगा। पहले इन दोनों को यहां से हटा दो, यहां पाई बॉन्ड रहा होगा, और ये CHO बना होगा यहाँ पे, और ये भी CHO बना था, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह KMnO4 के साथ ये एसिड में कन्वर्ट हो गए। तो ये ऐसा रिएक्टेंट रहा होगा आपका, जो X है ना वो कुछ ऐसा रहा होगा। देखना ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें लास्ट में हमें वो भी कैलकुलेट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो ये बन गया, यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट हो गए। फिर नेक्स्ट CH2 ये COOH जो है ना, ये COOH नहीं है, ये यहाँ पे दोनों जुड़े हुए थे ऐसे, डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये था आपका रिएक्टेंट X। अब इसमें काउंट करो आप कितने सिग्मा बॉन्ड है, करो काउंट, 3 4 5 3 8 9 10 3 13 14 2 16 17 2 19 20 21 22 23 24 और 3 27, तो 27 सिग्मा बॉन्ड आएंगे इसमें। ये क्वेश्चन था आपका, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। भाई आप इसको ये मत मानो, जो KMnO4 और H+ के जो प्रोडक्ट होता है ना, वही आपके O3H2O2 के होते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के होते हैं। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं होता, ओजोनोलिसिस सबको आता है। ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाओ, क्या बना, कीटोन अगर बना तो कीटोन एज इट इज बनता है ऑक्सीडेटिव में भी, और अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो एल्डिहाइड का एसिड, और अगर एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है उसका CO2 और वाटर बनता है। बाकी आप कर सकते हो, आराम से हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखो क्या है, 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 128 ग्राम ऑफ O2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ Al2O3। देखो एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराओ O2 के साथ, क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। अब इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैं क्या करूं, अगर बैलेंसिंग करनी है, इधर 2 एल्यूमिनियम होना चाहिए, इधर 3/2 ऑक्सीजन एटम होना चाहिए, तो बैलेंसिंग हो गई। अब एक काम करो, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मत सोल्व करो, पहले मोल्स फाइंड आउट करो। इसका 27 से डिवाइड करेंगे, और O2 का मास होता है 32, तो यहाँ पे कितना आया, 3 मोल आया।
एल्यूमिनियम का, और इसका कितना मोल आया, इसका अगर मोल की बात करें कितने पे जा रहा है, लगभग 4 पे, तो इसका 4 मोल आ गया। तो ये 3 मोल और ये 4 मोल, तो अब डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, अब आप लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करेंगे। लिमिटिंग रिजेंट के लिए क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं, 3/2, और इसका आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3/2, दैट इज 8/3। ये आ गया 1.5, और ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपका 2.66। बोलो कोई डाउट है क्या? तो अब जिसका L छोटा आया वही आपका लिमिटिंग रिजेंट है, यानी लिमिटिंग रिजेंट यहाँ पे कौन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक, अब एल्यूमिनियम को कैसे सोल्व करेंगे, देखो अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग सोचो, 2 मोल एल्यूमिनियम प्रोड्यूस 1 मोल Al2O3। अगर हमारे पास 1 मोल एल्यूमिनियम होता तो वो कितना Al2O3 बनाता, 1/2 मोल Al2O3, और हमारे पास अभी कितना है, अभी है 3 मोल। कुछ बच्चे ना जल्दबाजी में इसको रख देते हैं, ये नहीं रखना, 3 मोल एल्यूमिनियम है अपने पास, तो 3 मोल एल्यूमिनियम विल फॉर्म 1/2 into 3 मोल Al2O3। अब क्या पूछा उसने, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बताते हो, इसका मास कितना हो जाएगा, 2 एल्यूमिनियम का मास 54 और 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है 48, तो इसको ऐड करो, 8 और 4 12, 5 4 9 और 1 10, 102 हो गया है ना। ठीक, 27 दूनी 54 होता है इसका, तो और इसका 16 3 48 होता है, तो 1/2 गुणा 3 गुणा 102। ठीक, इसको सोल्व करो, ये 51 तिया ये आ जाएगा आपका 153 ग्राम आ जाएगा, इतना अमाउंट बन रहा है। ठीक, कर लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सॉरी 17 हो गया। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी, मतलब थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेशन है, 1 मिनट तक का टाइम लग सकता है, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं करना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना क्वेश्चन नंबर 17 भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन X2Y, X2 गैस, और ये यहाँ पे Y आएगा, ये एक्चुअली में मैं लिख देता हूं X2Y, ये सॉलिड है, और ये बना रहा है क्या, X2 गैस प्लस हाफ Y2 गैस, ये बन रहा है। ठीक, ये बनेगा आपका। इफ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेट Kp इन टर्म्स ऑफ P टोटल प्रेशर। तो देखो यहां पे सॉलिड का तो प्रेशर लेंगे नहीं, अब मान लीजिए ये 1 था, इसमें से ये अल्फा टूट गया, तो आप मुझे बताओ कितना बनेगा, ये अल्फा बनेगा और ये अल्फा/2 बनेगा। बोलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, Kp फाइंड आउट करना है। तो अगर मान लीजिए मैं बोल दूं इसका जो प्रेशर बन रहा है, ये इसके मोल्स है अल्फा, इसके अल्फा/2 है, तो टोटल मोल्स कितने हुए पहले वो बताओ, टोटल मोल्स ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस अल्फा/2, दैट इज इक्वल टू 3 अल्फा/2। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 की अगर बात करें कितना होगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2 गुना में टोटल प्रेशर जो कि P गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा उसका, अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स गुना में कितना हो गया P, तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये हो गया 2/3 P। सिमिलरली प्रेशर ऑफ Y2 कैलकुलेट करो, कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स और गुना में टोटल प्रेशर, 2 से 2 कैंसिल, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, P/3। अब Kp क्या होगा, Kp आप जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 की पावर 1 है, गुना में पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 इसकी पावर हाफ है, तो ये कितना है, ये आपका 2/3 P की पावर 1 और गुना में कितना है P/3 की पावर हाफ। तो यहां से लिख सकता हूं मैं 2P की पावर 1 और हाफ कितना हो गया 3/2 और डिवाइड बाई 3 की पावर 1 और यहाँ पे हाफ 3 की पावर 3/2, ये आंसर आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर है, Kp इज इक्वल टू 2P की पावर 3/2 और 3 की पावर 3/2, ये वाला आंसर आ गया पहला ही। अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक, नीट 2025, ठीक है भाई। तो एक और आपका ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो जेईई मेन 2025 में जो ये क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में भी आते हैं और पहले भी आ चुके हैं, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिए हैं। क्या क्वेश्चन था भाई, ये रिएक्शन दे दी, X2Y सॉलिड जा रहा है X2 गैस प्लस हाफ Y2 गैस में, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसका Kp कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर P। तो हम क्या करेंगे, 1 में से अगर ये अल्फा टूटेगा ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा/2 बनेगा, इसके अल्फा मोल्स इसके अल्फा/2 मोल्स, तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 3/2 अल्फा। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ X2 कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा, मोल फ्रैक्शन ऑफ X2
अल्फा बाई 3/2 अल्फा इंटू में टोटल प्रेशर P 2/3P हो गया, और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ Y हो जाएगा भाई इसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स गुना में P यानी P/3 आ गया। तो Kp इज इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर ऑफ x2 इंटू प्रेशर ऑफ y2 की पावर हाफ यानी 2P की पावर 1 P/3 की पावर हाफ 2 इंटू P की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 की पावर 3/2। तो इसका आंसर पहला आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी नीट में आ सकते हैं, है ना। क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग ई नोट वैल्यूज ऑफ द गिवन हाफ सेल। इसमें क्या है, ई नोट वैल्यूज आपसे पूछी गई है। अब एक बात बताओ, अच्छा ई नोट वैल्यूज पूछ रखे, कंसीडर, अच्छा फिर नेक्स्ट पूरा स्टेटमेंट नहीं हुई, कंसीडर द वैल्यूज अगेन दे रखा। देखो इस क्वेश्चन में जो मैंने देखा था इसमें टाइपिंग में कहीं ना कहीं रह गया, ये पूछा है कि डेल्टा जी नोट मोस्ट नेगेटिव किसका आएगा, मोस्ट नेगेटिव किसका आएगा, चारों ऑप्शन में बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका। तो अब देखो, अब आपको पता है Ag प्लस का, ये यहाँ पे सबसे पहले चेक क्या करो, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी SRP, ये SRP दे रखे सारे सही है, क्योंकि भाई हम डेल्टा जी क्या करेंगे, डेल्टा जी नोट जो आपका आएगा यहाँ पे डेल्टा जी नोट आएगा, डेल्टा जी नोट क्या आएगा माइनस NF ई नोट सेल आएगा। अब यहाँ पे ई नोट सेल कितना होता है, ई कैथोड माइनस ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रखी जाती है, तो सबसे पहले सारे SRP में होने चाहिए। तो अब इसमें रखो ई नोट सेल कितना आया पहले का, ये आएगा ई नोट कैथोड, कैथोड यानी कॉपर का कितना है, कॉपर का है, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, और जो कैथोड और एनोड बनाया वही मान के चलना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो कॉपर का कितना है 0.34 और इसका है माइनस 0.76, ये कितना हो गया 1.1 वोल्ट। तो इसका डेल्टा जी नोट कितना आ गया माइनस, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका आ गया 2 इंटू एफ इंटू ई सेल कितना है 1.1, इतना आ गया इसका। नेक्स्ट Mg2 प्लस वाले का कैलकुलेट करो, किसके साथ, ये पहला ये दूसरा, Mg2 प्लस वाले का कितना आएगा Ag के साथ, तो Ag कैथोड है और एनोड का क्या है Mg, तो 0.80 माइनस 2.36, तो ये तो आ जाएगा भाई आपका 3 से भी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा का मतलब कितना हो गया 3.16 आ गया वोल्ट, है ना। तो डेल्टा जी नोट इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इंटू एफ इंटू 3.16, ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब इस पे आ जाओ तीसरे पे, तीसरे का ई नोट सेल कितना आएगा, ये आएगा आपका जिंक का कितना है माइनस 0.76 माइनस 2.36, ये माइनस किया तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का, तो ये आंसर आ जाएगा आपका लगभग 1.6 आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा जी नोट इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2 इंटू एफ इंटू 1.6। अब कॉपर से कॉपर 2 प्लस जा रहा है, ये आपका कॉपर का एनोड और कैथोड इसका, तो इसके लिए ई नोट सेल बताओ, Ag का SRP कितना 0.8 माइनस 0.34, ये करेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा कितना आ जाएगा 46 आ गया, है ना। तो डेल्टा जी नोट विल बी इक्वल टू -2 इंटू एफ इंटू 0.46। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव, मोस्ट नेगेटिव किसका आ रहा है, सेकंड का आ रहा है, तो सेकंड विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है ना। ठीक, थोड़ा सा बस लेंथ ही खींच रहा है कैलकुलेशन की वजह से, है ना। और पूरा मत कैलकुलेट क्या करो, कुछ बच्चे ना एफ की भी वैल्यू रखने लग जाते हैं, इतना क्या रखना है आपको पता चलेगा। सब में देखो एन तो 2 आ रहा है, एफ है, तो जिसका ज्यादा ई नोट होगा ना तो उतने ज्यादा डेल्टा जी नोट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2025, बेशक इसको आप सोल्व करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये भी एक जेईई मेन 2025 का ऐसा क्वेश्चन है जो नीट 2025 में आ सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उसने ये ई नोट वैल्यूज दे रखी थी, बढ़िया बात ये है सबकी एसआरपी दे रखी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, और ये पूछ रहा है कि ये जो सेल उसने बना रखे हैं इनमें डेल्टा जी नोट किसके लिए मोस्ट नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी नोट क्या होता है माइनस एनएफ ई नोट सेल, ई नोट सेल क्या आएगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड जो उसने दिया है उसी का बनाना है और एनोड जो दे रखा उसका बनाएंगे। तो सबका ई नोट सेल ई कैथोड माइनस एनोड करते गए वैल्यूज से, तो सबका ई नोट की वैल्यू आ गई। फिर इनमें देखो सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हर रिएक्शन में, चेक कर दो, तो सबके लिए N2 है, तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एनएफ ई सेल कर रहे हैं, तो सबका N सेम है, F सेम होगा, तो जिसका ई नोट की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी ना तो उसका डेल्टा जी नोट सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डेल्टा जी ई नोट सेल सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसका है, सेकंड वाले का, इसलिए इसका डेल्टा जी नोट मोस्ट नेगेटिव आ जाएगा, आंसर सेकंड। ऐसे करना था। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। अब इस क्वेश्चन में क्या है भाई, नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स इन प्रोडक्ट C इज, ये दे रखा है। देखो NaNO2 HCl, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा भाई, सीधा है ना एनिलीन को डाइजोनियम सोल्ट बना देगा,
और जैसे ही ये डायजोनियम सोल्ट बनाएगा, ये यहाँ पे बाकी को डिस्टर्ब मत करना, सिर्फ एनिलीन का क्या करना, डायजोनियम क्लोराइड बना देना। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाते ना, वैसे डायजोनियम सोल्ट बन गया। अब इसके साथ फिनोल के साथ रिएक्शन है, तो आपको याद होगा कौन सी रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन। कैसे, ये जो है ये जा करके यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, सॉरी ये यूं बोल दो, इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ जाता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। ऐसे आपको याद होगी फिनोल वाली, ये रिएक्शन होती है आपकी फिनोल की। और यहाँ पे ये मत भूलना, CH2CH3 ये बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पे NaOH क्या करेगा, इस H+ को निकाल लेगा, यहाँ पे O- आ जाएगा। और जैसे ही O- आएगा तो अब देखना सेकंड में ये इसके ऊपर ये एनायन है, ये एनायन जाकर के इस पे अटैक करेगा और ये Br निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये OCH2CH3, ये O, ये CH2, ये CH3। अब ये जो प्रोडक्ट बना दिस इज C, इसमें कितने कार्बन sp3 है ये बताओ। ये कार्बन sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो कितने कार्बन sp3 आ गए, 4। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक, ये उसमें आया था इंटीजर टाइप में। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ये भी गुड क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो आप नीट 2025 के लिए रिवीजन में रख सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन नहीं था भाई। जब आप यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन, ये देखो ये एनिलीन हो गया, इसकी रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराएंगे, क्या बनेगा आपको पता है, डायजोनियम सोल्ट बनेगा। डायजोनियम सोल्ट फिनोल के साथ क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन करेगा, ये बन गया। फिर कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, एसिडिक H निकल जाएगा, ये फिनोक्साइड आयन बनता है, एनायन बन गया, और ये आकर के फिर इस पे इथाइल ब्रोमाइड पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, SN2 रिएक्शन हो गई आपकी, ठीक। तो ये बन गया सारा प्रोडक्ट। तो इसमें 4 कार्बन ऐसे हैं जिनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 1 2 3 4। ये पूछा कितने कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, हो जाएगा भाई, रिपीट कर दिया 2 बार। लो एक और नीट पैटर्न क्वेश्चन आ गया, कंपेयर रेट ऑफ सोलुबलिसिस। सोलुबलिसिस देखो, ये सारे क्या दे रखे हैं आपको, ध्यान से देखो, सारे अल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, सारे ब्रोमाइड दे रखे हैं। तो सोलुबलिसिस किस में होता है, सोलुबलिसिस में आपकी होती है SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, सोलुबलिसिस किसका होता है, हाइड्रोलिसिस बोल दो। अगर सोलवेंट आपने अलग ले रखा, देखो पानी के केस में हम क्या बोलते हैं, पानी के केस में हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक। और अगर अदर सोलवेंट है, अदर सोलवेंट का मतलब क्या हो गया, कोई भी हो, चाहे आपका अल्कोहल है, फिनोल है, ठीक, उस केस में क्या होगा, सोलुबलिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे सोलुबलिसिस की बात कर रहा है अल्काइल हैलाइड का, इसका मतलब पक्का वो SN1 की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ SN1 बताना है, तो रेट ऑफ SN1 बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको पता किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, कैटायन कितना स्टेबल हो रहा है, और साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ SN1 होगा। अब इनमें देखो, सब में Br- हटाओ और कार्बोकेटायन बनाओ, सब में Br- हटाओ कार्बोकेटायन बनाओ, सब में Br- हटेगा और कार्बोकेटायन बनेगा। यहाँ पे भी Br- गया और कार्बोकेटायन बना। अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ पे फिनाइल लगा, ये +M ग्रुप है, और ये मिथाइल लगा, ये +H ग्रुप है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे ये +M, ये +M, ये और भी स्ट्रॉन्ग +M ग्रुप हो गए, ये और भी अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहाँ पे ये +M, और इधर से भी ये जो बेंजीन जुड़ी है साथ में ये भी जुड़ा है इसके, तो ये भी +M है, ठीक। और ये और अच्छा +M है इन कंपैरिजन टू फिनाइल ग्रुप। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक +M है, तो सबसे कम रिएक्टिविटी तो हो गई 4th की। अच्छा ऑप्शन इसने ABCD लिख रखे, तो ऐसे लिख लो ABCD, तो D की रिएक्टिविटी सबसे कम हो गई। अब इन तीनों में देखो, इसमें +M+H, इसमें दोनों +M, इसमें दोनों +M, तो फर्स्ट वाले की सेकंड और थर्ड से कम हो जाएगी, तो B और C की A से ज्यादा हो जाएगी। तो ठीक, अब B और C में कंपेयर करो, B और C में एक एक तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप में साथ में OCH3 लगा है, लेकिन यहाँ पे सिंपल फिनाइल है, तो OCH3 का बहुत स्ट्रॉन्ग +M होता है, तो C वाला आगे आ जाएगा B से, ये ऑर्डर आ जाएगा आपका। C की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उससे कम B की, उससे कम A की, और उससे कम D की। ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नीट 2025 में ये एज इट इज आएगा, बट एक बार आपको रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने अच्छे क्वेश्चन हमारे नीट एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ नया हो उसका डिस्कस करेंगे, ये नीट में आ सकता है, ठीक। तो ये थे भाई आपके जेईई मेन 2025 के 4th शिफ्ट के सॉल्यूशंस। मुझे उम्मीद आपको अच्छे समझ में आया होगा।
और जो बच्चे नए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा, क्योंकि आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। मैं आपका सिलेक्शन कराने के लिए, आपकी रैंक इंप्रूव करने के लिए, आपको टॉप कॉलेज में पहुंचाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। आप भी जुड़े रहें बीवाइज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। आपका कोई पर्सनल सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपका सजेशन अच्छा होगा तो कोशिश करेंगे हम उसको फॉलो कर सके। तो प्लीज आप साथ जरूर दें। आपका जो साथ है, आपका जो सहयोग है, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। और ये वीडियोस अच्छी लगे ना, दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करो, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहे। ठीक, तो हमने क्या देखा, ये जेईई मेन 2025 का पूरा पेपर सोल्व कर दिया। फोर्थ पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा चेंज एग्जामिनर कर सकता है, थोड़ा बहुत एक दो स्टेप वो बढ़ा सकता है, लेकिन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है। तो आप सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहेंगे, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करके जाएंगे तो जैसे जेईई मेन के क्वेश्चन हम इजीली सोल्व कर पा रहे हैं, वैसे ही आप नीट के भी कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ते रहो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो। जिसकी एनसीईआरटी वीक है वो बीवाइज क्लासेस का कृष्णा बैच प्लस केयर टेस्ट सीरीज फॉलो करते हुए अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। और जिन बच्चों की केमिस्ट्री काफी वीक है वो बीवाइज क्लासेस का रैंक बूस्टर कोर्स प्लस केयर टेस्ट सीरीज को फॉलो करते हुए अपनी केमिस्ट्री 0 से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक अपना स्कोर बूस्ट कर सकता है। इवन 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकता है। ठीक, अब इनमें से जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है, बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, कोर्सेज में जाएं, आप कृष्णा बैच केयर टेस्ट सीरीज या रैंक बूस्टर कोर्स पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट करके ज्वाइन करने से पहले बीवाइज 50 प्रोमो कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट पाए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, अच्छा लगा, शेयर जरूर करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, बीवाइज क्लासेस को सपोर्ट करते रहें, अपने फ्रेंड का हेल्प करने के लिए उनके साथ वीडियोज को शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।